हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो के ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट के ड्रामा है जिसका नाम है माय हैप्पी एंडिंग। एपिसोड नंबर 1 के स्टार्टिंग में हम हमारी मेन फीमेल लीड J1 को देखते हैं जो किसी से डर कर भाग रही थी। वो डरी सहमी सी एक ब्रिज पर पहुंच जाती है और उसी के पीछे एक लड़का होता है जिसने कि मास्क लगाया हुआ था। वो लड़का तो J1 को गले से पकड़ लेता है, लेकिन सीन इतने में ही कट हो जाता है और 3 दिन पहले वाली J1 को देखते हैं जो एक कंपनी में आई हुई थी और हमें पता लगता है कि वो तो डीवी फर्नीचर ब्रांड कंपनी की CEO और डिजाइनर है। वो अपने कैबिन में बैठी हुई थी। वहीं पर हम एक फोटो को नोटिस करते हैं जिसमें कि किम, उसका हस्बैंड और उसका बेबी था। इसका मतलब हमारी हीरोइन एक मैरिड वुमन है। वहीं फिर उसकी सेक्रेटरी किम आकर उसका शेड्यूल उसे बताती है, साथ में एक बुके का भी जिक्र कर रही थी। J1 किम से पूछती है कि ये बुके किसने भेजा है। उसने बस उसे एक लेटर दिया। J1 ने जैसे ही उस लेटर को पढ़ा तो वो किम को उस बुके को फेंकने का ऑर्डर दे देती है। किम ने भी उस बुके को फेंक दिया था। नेक्स्ट सीन में हम J1 को अकेला देखते हैं जो कुछ हेडेक पिल्स ले रही थी। पता नहीं उसे क्या परेशानी हुई। वहीं अगले सीन में वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई हुई थी जिसका नाम है युंजी, और युंजी भी एक डिजाइनर है। J1 उसकी तारीफ करती है कि तुम्हारा काम काफी अच्छा चल रहा है, तो युंजी कहती है ये तुम्हारे बिना नहीं पॉसिबल होता। फिर J1 बोल रही थी कि तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट हुए 3 महीने हो गए हैं, तुमने न्यू घर जो लिया है, लेकिन तुमने एक बार भी पार्टी देने का नहीं सोचा। तुम इतनी बिजी कहाँ पर रह रही हो। तो युंजी बोलती है कि अभी तक मैं एडजस्ट नहीं कर पाई। J1 बोल रही थी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई लड़के का मामला हो। तो युंजी बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। तो J1 कह रही थी कि एक मैरिड वुमन होने के नाते मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि यंगर लड़के काफ़ी सही रहते हैं और होप सो ये पिछले वाले लड़के की तरह नहीं होगा। अब युंजी तो शर्मा जाती है। अब J1 घर की तरफ जा रही थी तभी उसके हस्बैंड का उसे कॉल आ जाता है। तो अब J1 भी उसकी वीडियो कॉल पिक कर लेती है। सुंगजिंग तो कॉल पर कह रहा था कि फाइनली तुमने मेरी कॉल उठा ली, आखिरकार पता तो लगा कि तुम जिंदा हो। तो J1 बोल रही थी कि मुझे माफ़ करना, मुझ पर काम का थोड़ा बर्डन आ गया था इसलिए मैं कॉल पिक नहीं कर पाई। तुम लोग हो कहाँ पर। सुंगजिंग बताता है कि मैं तुम्हारे डैड के घर पर हूँ, उनका बर्थडे है तो हम सेलिब्रेट करने के लिए आ गए हैं। वहाँ पर सुंगजिंग की बेटी भी मौजूद थी। J1 उनसे बातें कर रही थी और साथ में वहाँ पर J1 का डैड भी आ जाता है जिसका नाम है चैंग। चैंग J1 से कह रहा था कि तुम ठीक हो। J1 बताती है कि डैड मुझे कुछ काम आ गया इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाई। चैंग भी उसे माफ़ कर देते हैं और बोल रहे थे कि मैं जानता हूँ। वहीं फिर J1 सुंगजिंग से थैंक्स कर रही थी कि तुमने मेरे डैड के बारे में इतना सोचा। सुंगजिंग बोलता है कि वो तुम्हारे ही डैड नहीं है, वो मेरे भी डैड हैं। इतना कहते ही वो कॉल काट देती है। वहीं थोड़ी दूर जाकर एक कार वाला उनकी कार को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। तो J1 के ड्राइवर ने काफ़ी तेज ब्रेक लगाई थी जिसके कारण J1 का सारा सामान नीचे की तरफ गिर जाता है। ड्राइवर पूछ रहा था कि मैम आप सही हो। J1 कहती है हाँ मैं सही हूँ, लेकिन तब तक वो कार वाला वहाँ से जा चुका था। अब J1 कंपनी आई थी जहाँ पर उसी की कंपनी का एक एम्प्लॉय जिसका नाम है जंग तय, वो यहाँ पर आया हुआ था और वो था US से। J1 ने उसे काम पकड़ाया हुआ था कैमरा डिज़ाइन करने का। जंग तय को तो वो डिज़ाइन बिल्कुल पसंद ही नहीं आता, वो अपनी तरफ से ही उसे डिज़ाइन कर देता है। J1 बोल रही थी जैसा मैंने कहा था ये वैसा तो नहीं है, तुम US से आए हो ना, मुझे लगता है तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती। तो जंग तय बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोरियन सीख ली है और फिलहाल मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, ये बात मैं बाद में करूँगा। तो J1 भी उसे कुछ नहीं कहती। वहीं बाहर की तरफ हम यंग तय की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उसी का ही वेट कर रही थी। अब यंग तय भी कंपनी से जाकर उसे बाहर ही हक कर लेता है। ये सब चीज़ें J1 ऊपर से नोटिस कर रही थी और वो तो चले जाते हैं और काफ़ी लेट भी हो गया था। लेकिन J1 तो अभी तक घर नहीं गई थी, वो कंपनी में बिल्कुल अकेली थी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है कि जैसे कि कंपनी में कोई एंटर हुआ हो। और हम देखते हैं कि ब्लैक कपड़ों में एक लड़का कंपनी में आ गया था और वो J1 के सारे अवार्ड्स को तोड़ने लग जाता है। ये आवाज़ें सुनकर J1 चेक करने के लिए बाहर आती है तो वो लड़का J1 को देखते सार ही वहाँ से एक जगह पर जाकर छुप जाता है। J1 तो ढूंढने की कोशिश कर रही थी और साथ में कॉल लगाने की कोशिश भी करती है पुलिस को, लेकिन इतनी ज़्यादा डर होने के कारण वो पुलिस को कुछ बोल ही नहीं पाती। अब वो ब्लैक मास्क वाला लड़का बाहर आ जाता है और J1 को पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। J1 भी काफ़ी घबरा जाती है और भागकर अपनी जान बचाने की ट्राई करती है। फ़ोन भी वहीं गिर जाता है। J1 अपने कैबिन में भागकर आ गई थी। पहले वो सभी को कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसका सिस्टम तो वर्क ही नहीं कर रहा था, तो वो एक छोटे से वेपन के साथ अपने कैबिन के टेबल के नीचे छुप जाती है। अब वो लड़का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया था। उसके हाथ में एक हथौड़ी थी जिसे देखकर J1 तो काफ़ी ज़्यादा डर गई, लेकिन तभी J1 उस आदमी की टी शर्ट पर बने हुए डिज़ाइन को नोटिस कर लेती है। अब वो लड़का तो J1 की तरफ ही बढ़ रहा था। J1 काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन तभी एक और आदमी वहाँ पर आ जाता है जिससे डर कर वो लड़का तो वहाँ से भाग गया था और J1 की जान बच जाती है।
सीन सुबह की तरफ शिफ्ट करते हैं जहाँ पर पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कंपनी पहुँच गए थे और वो जेवन से पूछताछ करने लगते हैं कि आपको किसी पर शक है, आपको क्या लगता है कब से ये आदमी आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। जेवन बताती है कि पिछले 7 सालों से मुझे कोई स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसे कभी मेरे सामने नहीं आया। तो पुलिस वाला बताता है कि रात को आपकी कंपनी के सारे कैमरास ऑफ थे। तो वहीं पर पीछे ही सेक्रेटरी किम खड़ी हुई थी जो बताती है कि हाँ, वो कैमरास तो हमारे ही कहने पर ऑफ किए गए थे क्योंकि इंस्पेक्शन होने वाली थी और ये बात हमारी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ जानते हैं। तो पुलिस वाला कह रहा था कि ये भी हो सकता है कि आपके कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय आपको स्टॉक कर रहा हो, जिस पर जीवन कहती है कि मुझे किसी पर भी शक नहीं और ना ही मैं ऐसे कुछ पक्के तरीके से बता सकती हूँ। अब पुलिस के जाने के बाद जेवन तो अपनी हेडेक पिल्स लेने लग जाती है, लेकिन तभी यंग ते वहाँ पहुँच गया था जो जेवन से पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें। जो जेवन बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे माफ़ करना, मैंने रात को तुम्हें कॉल करके तंग किया होगा। यंगते कहता है कि वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम्हें किसी पर शक है। जीवन मना कर रही थी और उसे बताती है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिस पर तुम जाने वाले हो मेरी जगह। यंगते कहते हैं कि तुम बार बार काम की बात बीच में क्यों ला रही हो, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या तुम पूरी तरह से सही हो। तो जीवन बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी पर भी शक नहीं। यंगते जेवन को घर छोड़ने की बात कर रहा था तो जेवन कहती है कि आज मुझे बहुत काम है, मुझे कंपनी में ही रुकना होगा और काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो यंगते कहते हैं कि ठीक है मैं यहीं बाहर हूँ, कुछ भी काम होगा तो मुझे ज़रूर बताना। तो जेवन कहती है कि ठीक है। फिर वो अपने डिज़ाइन करे हुए टेबल को देखने के लिए गई थी। वहीं पर उसे एक आदमी दिखता है जिसका नाम था ताइचुन और वो इंश्योरेंस कंपनी से था। ताइचुन जेवन से बात कर रहा था और पूछता है कि तुम्हारी मॉम का नाम वॉन था ना। तो वो भी कहती है कि हाँ आप मेरी मॉम को जानते हो और इसीलिए मुझसे मिलने की बार बार ट्राई करते हो। ताइचुन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी मॉम ने इंश्योरेंस कराई हुई थी और उनके डेथ के बाद तुम्हारे डैड को पैसे भी मिले हैं। इसके बारे में जीवन को तो कुछ पता ही नहीं था और वो बोल रहा था क्या तुम जानती हो वो अमाउंट कितना है। जीवन बोलती है कि वो कम ही होगा। तो ताइचुन बोल रहा था कि हाँ तुम कंपनी की CEO हो, तुम्हारे लिए $5 लाख तो कुछ भी नहीं। इतना अमाउंट सुनकर जेवन भी हैरान रह जाती है। तो ताइचुन जेवन से पूछ रहा था कि तुम्हारी मॉम को क्रोनिकल डिजीज की बीमारी थी, क्या उन्हें बीमारी बचपन से ही थी और तुम इस बारे में जानती हो कि जब तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल एडमिट किया गया तो उन्हें 3 बार इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। डॉक्टर की स्टेटमेंट ऐसी है कि तुम्हारी मॉम ने 3 बार पॉइजन लिया था और जितनी बार भी उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया गया तुम्हारे डैड जोंग संग भी उनके साथ गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान 3 बार पॉइजन लेने की कोशिश करे। जीवन कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है, क्या आप मेरे डैड पर शक कर रहे हैं। तो ताइचुन कहता है कि ऐसा ही समझ लो क्योंकि तुम्हारे डैड तो तुम्हारी मॉम के साथ ही रहा करते थे ना, उन्होंने एंड तक तुम्हारी मॉम का साथ नहीं छोड़ा। और एक बात और, तुम्हारे डैड तो तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड भी नहीं है, तुम्हारी मॉम ने उनसे दूसरी शादी करी थी और वो तुम्हारे दूसरे डैड हैं। जीवन कहती है कि आप जो ये सब कह रहे हैं आपके पास कोई एविडेंस है मेरे डैड के खिलाफ, जिस पर ताइचुन मना करता है कि एविडेंस तो नहीं है। तो जीवन कह रही थी कि फिर ऐसी फालतू बातें बनाना बंद करिए। तो ताइचुन कहता है कि तुम्हें बात अच्छी लगी या फिर बुरी, जेंग सुंग का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है तुम्हारी मॉम की मौत से। एक सीन कट होता है और जेवन अपने घर आ गई थी। पहले वो अपनी बेटी के पास जाती है, उसे प्यार करने के बाद वो अपने हस्बैंड को पीछे से जाकर हक कर लेती है। सुंगजन कह रहा था कि मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम इतना लेट जो घर आई हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ना डांटूं। फिर वो डिनर करने के लिए बैठते हैं। सुनियन को जेवन का मूड कुछ खराब लग रहा था तो उसे रीज़न पूछता है तो जेवन उसे ताइचुन की सारी बात बता देती है, जिस पर सुनियन कह रहा था कि क्या तुम्हें अपने डैड पर ही शक होने लगा है। जेवन कह रही थी कि ऐसा नहीं है। सुनियन बोल रहा था कि वो तुम्हारे डैड हैं, तुम्हें उन पर शक नहीं करना चाहिए, सब सही हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। सुबह हो जाती है जहाँ पर जेवन अपनी कंपनी जाने के लिए तैयार थी। सुनियन उसे सी ऑफ करने के लिए आया था और बोल रहा था कि तुम कुछ भी टेंशन मत लेना, जो होगा सही होगा। अब जेवन कंपनी आ जाती है और कॉल पर किसी से काम की बात कर रही थी। एलिवेटर के सामने खड़ी ही थी कि एलिवेटर का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक लड़का आ रहा था और उस लड़के ने सेम वही डिज़ाइन वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसे देखकर जेवन तो काफ़ी घबरा जाती है और घबराते हुए उसका हाथ से फ़ोन भी निकल गया था। तो वो लड़का पहले उसके फ़ोन को उठाकर उसे देता है और पूछ रहा था मैम आप ठीक हैं। जेवन कुछ कह ही नहीं पाती और एलिवेटर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद उसे एक जर्नलिस्ट का कॉल आता है जो उसे पूछ रहा था कि मैंने सुना है तुम्हारे साथ और तुम्हारी कंपनी में ऐसा ऐसा हो गया। जेवन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू के रूमर्स फैलाना बंद करो। और वो अपने कैबिन में आ जाती है जहाँ पर किम भी पहुँची थी। किम उसके आज के शेड्यूल के बारे में उसे बता रही थी तो जेवन उसे बोलती है कि पुलिस वालों को मना कर दो कि कोई भी मुझे स्टॉक नहीं कर रहा है और ना ही उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत है। किम बोलती है कि ऐसा क्यों। जेवन कह रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी कंपनी के बारे में कोई
गलत अफवाहें फैलाएं। इससे हमारी कंपनी को काफ़ी नुकसान देखना पड़ सकता है। अब किम के जाने के बाद जे1 कंपनी के एम्प्लॉयज़ को देखने लग गई थी, क्या वो स्टोकर इन्हीं में से कोई एक है। तभी यंगते पर नज़र जाती है और उसे याद आता है कि यंगते का वो कैमरा, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। वो उस कैमरा का ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो कैमरा कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन ढूंढते ढूंढते उसे एक कार की रिसिप्ट मिल गई थी, तो वो सोच रही थी कि कहीं ये उसी स्टोकर की कार तो नहीं। तो वो रिसिप्ट को लेकर कार एरिया में जाती है और वहाँ पर पार्किंग एरिया वाले हेड को दिखा रही थी, जहाँ पर उसे कार की कीज भी मिल गई थी। तो उस कीज से उसे कार का पता लग गया था और वह कार में कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। तो एंड में उसे वो टी शर्ट मिल जाती है जो कि उस स्टोकर की थी, उसमें सेम डिज़ाइन बना हुआ था। ये देखकर वह हैरान रह जाती है कि ये कार उसी स्टोकर की है। और जैसे ही उसे वहाँ पर किसी के आने का आभास होता है, वो कार की कीज जल्दी से जाकर वहाँ के हेड को दे देती है और वहीं पर छुप कर देखने लगती है कि उस कार का ओनर कौन है। और उसकी शक्ल देखने के बाद जेवन के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि वो और कोई नहीं यंगते ही होता है। और जेवन के लिए काफ़ी शॉकिंग था। फिर वो कंफर्म करने के लिए यंगते को कॉल करती है और पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो। यंगते बोलता है कि मैं तो काम पर हूँ और वो घबराते हुए कंपनी से बाहर निकल जाती है। साथ में सुनयंग को कॉल कर रही थी, यानी कि अपने हस्बैंड को। सुनयंग तो कॉल ही नहीं उठाता। उसे लगता है कि वो जिम में होगा। वो जिम जाती है, लेकिन जिम वाले उसे बताते हैं कि उसने तो 3 महीने पहले ही जिम छोड़ दिया। फिर वो सुनयंग के ऑफिस में जाती है उसे देखने के लिए। सुनयंग तो वहाँ पर भी नहीं था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर सुनयंग का फोन मिल जाता है। वो फोन में चेक करती है, उसमें खास तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है किसी का, जो कि अननोन नंबर से था और वो कह रहा था कि तुम कहाँ पर हो। तो वहाँ पर अपने आप ही एक मैसेज आ जाता है कि मैं पहुँचने वाला हूँ, और वो मैसेज खुद ही डिलीट हो गया था। इसका मतलब सुनयंग के पास एक और फ़ोन है, यानी कि सुनयंग के पास उसी के फ़ोन का एक क्लोन फ़ोन था। तो यहाँ पर जेवन अपने IT मेंबर से कॉल करके पूछ रही थी कि आप एक स्मार्ट वॉच को ट्रैक कर सकते हैं। तो वो भी हामी भरती हैं और जेवन सीधा ही पहुंच जाती है उस लोकेशन पर जो कि IT मेंबर ने उसे दी थी। वह गाड़ी में होती है तो युंगजी का उसे कॉल आता है, जो पूछ रही थी कि तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही हो। जेवन कहती है कि मुझे आजकल कुछ ज़्यादा ही काम है। तभी जेवन को सामने की तरफ अपना हस्बैंड दिख जाता है और वह युंगजी से कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। तो युंगी ने कॉल काट दिया था और जेवन नोटिस करती है कि उसके हस्बैंड के साथ और कोई नहीं युंगजी ही होती है। तो उसे सब कुछ पता लग गया था कि उसका हस्बैंड और युंगजी दोनों मिलकर उसका पागल बना रहे हैं। उसके हस्बैंड ने तो उसे चीट कर दिया है। ये देखकर वो काफ़ी शौक हो गई थी। अब जेवन को शेड्यूल के हिसाब से कंपनी में होना चाहिए था। वो कंपनी में चली जाती है क्योंकि उसके टेबल की प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने ही वाली थी, लेकिन उसका ध्यान तो इसी में ही था कि उसके हस्बैंड ने उसे चीट कर दिया है। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने प्रेजेंटेशन को ख़त्म करती है और वहाँ से जाने लगी थी तो सामने से यंगते आ जाता है और उसे पूछ रहा था कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुमने प्रेजेंटेशन भी अच्छे से नहीं दी, तुम काफ़ी डरी हुई लग रही हो। जेवन बोलती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यंगते कह रहा था क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहती। जेवन बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। यंगते कह रहा था कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, चलो मिलकर कहीं और बात करते हैं। जेवन बोलती है मुझे कहीं पर भी बात नहीं करनी और यहाँ से वो चली जाती है। यंगते तो उसे देखता ही रह गया था। अब जेवन ने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी और वह रोड के बीचों बीच आकर रोने लग जाती है तेज तेज, ये सोचकर कि मैंने जिस पर भी विश्वास किया उसने मेरे साथ धोखा ही किया है, चाहे वो मेरे डैड हो, मेरा हस्बैंड हो या मेरा कोई दोस्त या फिर एम्प्लॉय। तो वो थोड़ी हिम्मत करके रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है कि तभी एक गाड़ी वाला उसे हिट करने ही वाला था कि जेवन बच गई और उसे याद आता है कि ये तो वही गाड़ी है जो पहले भी उसने देखी है। अब वो इस बारे में पुलिस वालों को बताने के लिए जा रही थी, लेकिन ये देख लेती है कि पुलिस वाले तो उसी की प्रेजेंटेशन के बारे में देख रहे हैं और ये रुक जाती है और वहाँ से दूसरा रास्ता पकड़कर चलने लगी थी। तभी नोटिस करती है कि वो स्टोकर तो उसका पीछा करते हुए आ गया है और वो जान बचाकर भागने लगती है। और ये सीन वही है जो हमने इस एपिसोड की स्टार्टिंग में भी देखा है। वो भागते भागते एक ब्रिज तक पहुँच गई थी और वो स्टोकर अब जेवन का गला पकड़ लेता है और उसे पानी में गिरा देता है। जब पुलिस वालों को इस इंसिडेंट के बारे में पता लगा तो वो जेवन को सही सलामत पानी से निकाल तो लेते हैं, लेकिन बेहोश होने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल में वहीं पर यंगते भी खड़ा हुआ था और भागकर हस्बैंड और जेवन का डैड भी आ जाते हैं। वो यंगते से पूछ रहे थे क्या ये सही है। यंगते हामी भटता है। अब जेवन को होश आ गया था और वो अपने सामने उन तीनों को देखकर रोने लग जाती है। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म हो गया था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे माई हैप्पी एंडिंग एपिसोड नंबर 1 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।